डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 13.1 को डील करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो लेक्चर जो प्रोवाइड कराया वहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी को और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझाते हुए आपके बुक से कुछ एग्जाम्पल ले करके हमने क्वेश्चन हल करके आपको दिखाया। ठीक है। जो आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर विजिट कर वो दोनों वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले वो दोनों वीडियो आप देख लो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बन जाए। उसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखो तो पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। ठीक है। आज हम यहाँ अपने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 को डील करेंगे। ठीक है। जो आपके बुक एनसीईआरटी या एससीईआरटी पे बेस्ड हैं। एनसीईआरटी बोलो या एससीईआरटी बोलो, दोनों बुक सेम है। ठीक है। सीजी बोर्ड के विद्यार्थी एससीईआरटी प्रीफर करते हैं। ठीक है। दोनों बुक बिल्कुल सेम है और दोनों के क्वेश्चन भी सेम है, नंबर भी सेम है, सब चीज़ सेम है। ठीक है। तो आप दोनों बुक में से कोई सा भी बुक ले सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट मैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी रखा हूँ और सॉल्व भी करके आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आपके पास बुक भी अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ध्यान से बस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते रहो, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है क्या कि देखो, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई इज इक्वल टू 0.6 और पी एफ इज इक्वल टू 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 हो, तो पी ई स्ट्रोक एफ और पी एफ स्ट्रोक ई आपको ज्ञात करना है। ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये स्ट्रोक पी ई स्ट्रोक एफ और पी एफ स्ट्रोक ई क्या है ये तो मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ। ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं, जहां प्रतिबंध दिया रहता है, सब प्रतिबंध प्रायिकता के अंतर्गत हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है ना। चलो, तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। इसके सूत्र तो आप सभी को पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है। यदि नहीं पता तो मैं बार बार आप सभी को कह रहा हूं कि वहां आप पहले वो दोनों वीडियो लेक्चर देखो, तब जाके इसको देखो, तब आपको अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है। चलो, तो देखो इसको बनाएंगे कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पहले आप गैदर करो, उसको नोट डाउन करो और क्या फाइंड करना है उसको अलग रखो। इससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना। तो देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम लोगों ने लिख लिया, दिया है या गिवन करके लिख लो। ठीक है। P इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, ये हमको गिवन है। ठीक है। हमको फाइंड करना है पी ई स्ट्रोक एफ फाइंड करना है, और इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है जो मैं पहले भी बता रखा हूं, क्या कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या होता है, पी एफ होता है। ये सूत्र होता है इसका। ठीक है। अब देखो, ये चीजें हमको पता है, ये दोनों जो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले पे लिखा वो हमको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों के वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है। पी इंटरसेक्शन एफ का, पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 0.2 और पी एफ का वैल्यू दिया है 0.3, दोनों रख दिया। अब देखो दोनों क्या है, दशमलव जो लगा है एक संख्या के बाद लगा है ऊपर में भी और नीचे में भी, तो दोनों को क्या कर दो, दशमलव आप हटा सकते हो, दोनों में से दशमलव हटा सकते हो। तो बच गया क्या हमारे पास, 2/3। यही आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है, 2/3। ठीक है। तो ये दोनों समझ आया स्टेप जो मैंने लिखा। ठीक। चलो, एक और क्वेश्चन यहां दिया हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। बस पैटर्न यही रहने वाला है, इसी तरीके से आप हल करोगे। ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे होगा देखते हैं। ठीक है। आपको इस बार क्या फाइंड करना है, पी एफ स्ट्रोक ई फाइंड करना है। इसलिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल के ऐसा हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। ठीक है। स्ट्रोक के बाद जो चीज लिखा होता है, जैसे यहाँ स्ट्रोक के बाद ई लिखा है ना, तो आप क्या लिखोगे, बटे में ई आ जाएगा। स्ट्रोक के बाद जो चीज लिखा होता है वही बटे में आता है, ये तो मैं पहले भी बता रखा हूं। ठीक है। तो आप इसमें मान रख दो, वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है दैट इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन विच इज 0.6। आपने मान रख दिया। फिर से आप देखोगे एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, तो ऊपर नीचे से दशमलव को आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, आपके पास क्या बचा, 2/6 बचा। इसको और आप हल कर सकते हो, तो 1/ क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/3 होगा। ये बात बिल्कुल समझ आ गई क्या। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आसान था, बस इसी तरीके से आपको करते जाना है, सभी क्वेश्चन देखना, बन के तैयार हो जाएगा। आज मैं यहाँ आपको 5-6 क्वेश्चन जो है कराऊंगा, 2 पार्ट में मैं रखूंगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम 13.1 को डील कर लेंगे, क्लियर है ना। चलो, तो सेकेंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है पी ए स्ट्रोक बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी इज इक्वल टू 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32 आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ए स्ट्रोक बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए सीधा सिंपल सा सूत्र क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लगेगा ना, ठीक है। वैल्यू बस आपको पुट करना है, ठीक है। अब जो जो चीजें आपको पता है वो आप वैल्यू पुट कर दो भाई, तो गिवन तो है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 0.32, ठीक है। तो इसका मान आ गया 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.32 अपॉन 0.5 दिया है, ठीक। अब यहाँ आके कई बच्चे फंस जाते हैं, सर पॉइंट का क्या करें, कैसे करें। तो देखो ध्यान से समझो, बस मैंने आपको बताया ना कि दशमलव के बाद देखना है कितने अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे देखो 2 अंक है, 1 2, ठीक है। यहाँ पे दशमलव नीचे में देखो, दशमलव के बाद एक ही अंक दिख रहा है, एक अंक दिख रहा है ना, एक और अंक आप डाल सकती हो क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है उसमें लास्ट में जितने भी जीरो आप चाहे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात तो सभी को पता होगा, मैथ्स पढ़ते आ रहे हो तो, ठीक है। तो इसको मैंने 0.5 लिखा था, इसको 0.50 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं ना। अब यहाँ पे भी 2 अंक हो गए, अब ऊपर भी 2 अंक दशमलव के बाद, नीचे भी 2 अंक दशमलव के बाद, तो ये दशमलव वाला चीज जो है कैंसिल कर दो ना, सिंपल बन गया आपके पास 32/50। ये आंसर लिख के मत आ जाना बेटा। देखो मैथ्स के स्टूडेंट होने के नाते आपका कर्तव्य है कि जब तक हल हो रहा है हल करो, ठीक है। तो 32/50 है ना, तो इसको आप सिंपल तरीके से कटा दो ना, ये कट जाएगा क्या, 2 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा कितना 25 दूनी 50, तो 16/25 जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आप यहां तक लिख के आ सकते हो, क्लियर हुआ। चलो ठीक है ना, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, यदि पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5 और पी ए बी स्ट्रोक ए इज इक्वल टू 0.4, तब ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, दूसरा दिया है पी ए स्ट्रोक बी ज्ञात करना है, तीसरा दिया है पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ठीक है। 3 चीज आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन या दिया है करके लिख लो। पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5 और पी बी स्ट्रोक ए इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है तो देखते हैं, जो जो ज्ञात करना है और क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ बढ़ाने का जरूरत नहीं है, कई लोग सोचने लग जाएंगे सर ऐसा तो हम लोगों ने सूत्र नहीं पढ़ा। अरे भाई जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है और जो ज्ञात करना है वो अगर आपने देख लिया समझ लिया ना, तो आपको खुद ब खुद फॉर्मूले लग जाएंगे और आंसर भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमको ये ज्ञात करना था, अब हम लोगों ने क्या लगाया, एक सूत्र लगा दिया। कौन सा सूत्र लगा दिया, जो हमको पता है क्या, पी बी स्ट्रोक ए। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये तो दिया है हमको, बी स्ट्रोक ए हमको दिया है और इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन पी ए। ये होगा ना, ये फॉर्मूला तो हमको अच्छे से आता है ना, ये लगा दिया हम लोगों ने। हमको क्या क्या चीजें पता है, तो ये पता है, देखो पी बी स्ट्रोक ए पता था, रख दिए 0.4, ठीक है। हमको ये जो है अज्ञात राशि है, ये अज्ञात है, हमको इसको वैसी के वैसे रख दिए। क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अज्ञात था, उसको वैसे ही रख दिया, अननोन था उसको वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब पी ए हमको ये भी गिवन है कितना है 0.8, हमने 0.8 रखा, ठीक है। अब देखो हमको जो अज्ञात है उसको उसी जगह में रखो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हमने उसी जगह में रखा, ये 0.8 को इधर ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो ये 0 या 0.4 से जाके क्या हो गया, ये 0.8 मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया और 8 चौक 32, तो 0.32 आ गया, ठीक है ना। अब दशमलव कैसे लगाते हैं ये मत पूछना भाई 12th क्लास में आने के बाद, ठीक है। कई बच्चों को ये भी डाउट होता है, हाँ देखा है, लिटरली मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है। खैर उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बेस या जो फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स उनको पढ़ाया गया है ना, उनमें वो थोड़े पिछड़ गए थे, पर कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो थोड़ा सीखने का कोशिश करो,
ठीक है, 0.8 इंटू 0.4 आपने मल्टीप्लाई करना है तो 0.32 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट आंसर आ गया, समझ आया। चलो सेकंड हमको क्या पूछा है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमको पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी, ये ज्ञात करना है। अब इसके लिए तो आप सभी को सूत्र पता है, सीधे सूत्र आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी, ये क्या होगा, तो इसका मान होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये सूत्र मैंने लिखा। ठीक, यहाँ पे मान रख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान तो अभी हम लोगों ने निकाला फर्स्ट क्वेश्चन पे ही, तो ये 0.32 आया, 0.32 यहाँ रख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको पता था कितना दिया हुआ है 0.5, तो ये हो गया क्या 0.32 अपॉन 0.5, और ये तो हल करने अभी मैंने सिखाया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ये हो जाएगा क्या 32/50, और 32/50 को आप कटा सकते हो तो 16, और ये हो जाएगा कितना 25, तो 16/25 आपका आंसर होगा। सेकेंड भी आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हमको क्या फाइंड करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा पुराना बेस आपको पता होना चाहिए, थोड़ी पुरानी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इसको अच्छे से हल कर पाते हो। यदि नहीं पता है या आपने नहीं करा है तो ध्यान से यहाँ देख लो, एक फॉर्मूला आता है जो आपको यूज़ करना है, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है ना, बाकी सब चीजें पी ए पी बी और ये पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सब चीजें तो पता है, डायरेक्ट मार रख दो ना भैया, क्या करोगे। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू 0.8, पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज 0.32, सभी मान रख दिए। अब 0.8 प्लस 0.5 पहले प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1.3 हो जाएगा। अब ये 1.3 जो आया ना, 1.3 उसमें से 0.32 को आप माइनस कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 0.98। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन बस है, 0.98 आया। तो ये भी बन गया क्या क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कोई टफ था नहीं ना। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आपने अच्छे से इसको हैंडल करा, समझा और बना के रख दिया। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया है, थोड़ा डराने के लिए भी कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 को देखना, प्रश्न क्रमांक क्या दिया है, 4 दिया है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कि सभी को, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन जो है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, ये डराने के लिए दिया है बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग अलग करोगे ना, आपको हर एक चीजें समझ आ जाएगी। और PA/B इज इक्वल टू 2/5 ये दिया हुआ है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, PA यूनियन B ज्ञात करना है। ठीक है, A यूनियन B ज्ञात करना है। ठीक, चलो हल करें, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हल, तो जो जो आपको दिया है उसको पहले लिख लो। देखो बच्चा क्या क्या दिया है बेटा, आपको दिया है 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2PA इज इक्वल टू क्या है 5/13 दिया है ना, तो आपको PA का मान चाहिए होता है, इसलिए PA आप निकालोगे तो ये जो 2 इधर गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये 13 के साथ चले गया, भाग में चले गया, मतलब 13 दूनी 26 हो गया, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस प्रकार आपको PA निकल गया। PA कितना निकला, 5/26। ठीक है, अब PB तो डायरेक्ट दिया है, तो PA 5/26 आ गया, PB डायरेक्ट दिया 5/13। ठीक है, और PA/B भी दिया है कितना, 2/5। सभी मान आपने लिख दिया जो जो दिया था। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है PA यूनियन B, आपको ज्ञात करना है। और जैसे ही A यूनियन B आया, आपके दिमाग पे तुरंत ये सूत्र याद आ गया होगा, अरे ये इसके बिना तो हम काम नहीं कर सकते भैया। ठीक है, तो ये सूत्र आपके दिमाग में जैसे ही आया, ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे अननोन है, क्या आपको अज्ञात है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये अज्ञात है। अब PA आपको दिया है क्या, हाँ दिया है सर। PB आपको दिया है क्या, हाँ दिया है सर। ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया है, ए इंटरसेक्शन भी नहीं दिया है ना। हाँ, इसको निकालने के लिए कुछ तो चीज दिया है, ये दिया हुआ है, देखो ये क्या है,
पी ए स्ट्रोक बी आपको दिया है, तो इसके हेल्प से आप ये पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर सकते हो। सीधा सा सूत्र पहले लगाओ, ज्ञात करो, उसके बाद वापस इसी फॉर्मूले पे मान रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको ये चीज तो पता था, ये दिया था, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया, पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। अब इसका मान दिया था कितना, 2/5 रख दिया भाई, ये तो हमारे लिए अज्ञात है, ठीक है, इसको अज्ञात है तो वैसी के वैसी रख दिया, और ये पी बी का वैल्यू कितना है 5/13, ये भी रख दिया, ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से हल करेंगे, हल करने आना चाहिए आपको, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो गणित को, ठीक है। ये 2/5 था, देखो हल करके दिखा रहा हूं, ऊपर क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक मिनट, अपॉन में क्या था 5/13 ना, हाँ 5/13, तो देखो ये भी 5 ये भी 5 कटा, और ये जो बटे में 13 है, बटे के बटे में 13 है, तो ये नियम से क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा हमको, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ध्यान रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, और ये ऊपर जाएगा तो 13 का तो काम है नहीं, 13 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो इसके साथ जो गुणा में वो चीज इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको 2/13 मिलने वाला है, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई सभी को। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2/13 मिला। अब जैसे ही ये मिला, आपको तो पता है आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना ना, तो पी ए यूनियन बी निकालना, तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। इसका मान कितना है 5/26, पी ए का मान, पी बी का मान कितना 5/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 2/13। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पुट कर रखा। अब इतना करने के बाद लघुत्तम लेने का बात आता है भाई, ठीक है। कई लोग तो यहीं से खिसक लिए, प्रणाम कर लिए, ठीक है। तो देखो, आप डरना नहीं है, लघुत्तम सभी को लेने आता होगा। 5/26 धन 5/13 ऋण 2/13, आपको जैसे भी करके लघुत्तम लेना है लो, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है कि भाई इन चीज़ों में देखो, नीचे में जो चीज़ लिखा है ना 13 और क्या दिया 26, इन तीनों में जो बड़ा है वही इसका लघुत्तम हो सकता है, यदि वो सभी चीज़ों से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ 26 है ना, 26 को मैंने ले लिया मान लो लघुत्तम, और मैंने देखा क्या 26 जो है 26 से भी डिवाइड हो गया, 26 जो है 13 से भी डिवाइड हो गया, और इस तरह से भी डिवाइड हो गया, मतलब लघुत्तम मैंने सही लिया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। अब हल करने तो आता है, 26 से कम 26 मतलब ये हो जाएगा, 26 से कम 26 मतलब 5 से कम 5, ये हो गया 5 धन 13 दूनी 26, तो 5 दूनी 10, ये हो गया, माइनस 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कितना मिलेगा, तो 11 हो जाएगा। इसको हल करोगे ऊपर को तो कितना हो जाएगा 11, और नीचे कितना है 26, तो 11/26 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बस एक एक करके यहाँ पे मैंने बनाया भी है, आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो 11/26 क्या हुआ, आंसर आया। कैसे डील करना है क्वेश्चन को, कैसे समझना है, क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फिर से वही बात, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और कुछ क्वेश्चन जो है भर के रख दिया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, यदि पी ए इज इक्वल टू 6/11, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू 5/11, और पी ए यूनियन बी दिया है, इस बार ध्यान रखना, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11 आपको दिया है, तो आपको ज्ञात करना ये तीन चीजें, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलो, तो जो चीजें दी गई है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, गिवन करके लिख लिया, पी ए बी दिया है 6/11, पी बी दिया है 5/11, और पी ए यूनियन बी दिया है 7/11, ठीक है, सब रख दिए। अब हमको क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब फिर से वही बात, ये निकालने के लिए हमको दो चीज़ों से हम लोग ये बना सकते हैं, या तो हमको पी ए स्लेस बी पता हो, है क्या पता, नहीं ना, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है अभी, तो हम लोग ये वाला चीज़ तो नहीं लगाने वाले। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा था कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है तो भी हम निकाल सकते हैं, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है, ये कर सकते हैं, है ना। तो बस वही फॉर्मूला आप लगा दो, क्योंकि पी ए भी दिया है, पी बी दिया है, और ए यूनियन बी भी दिया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार जो चीजें आपको दी है ना उसको लिखोगे तो आपका दिमाग का काम करना चालू करेगा, ठीक है। तो ये आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आपने देखा क्या क्या दिया है, हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचा बस आपने और ये रख दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आप वैल्यू बस पुट कर दो, पी ए का मान कितना है 6/11, पी बी का मान कितना है 5/11, और पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया है 7/11,
इतना रख दोगे तो ये हो जाएगा कितना, सबके बटे में 11 है, मतलब डायरेक्ट लघुत्तम हो गया 11, तो ये हो जाएगा 6, 6 + 5 - 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, तो 4/11। ये आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलो अब हमको सेकंड क्वेश्चन जो बोला है, सेकंड में क्या फाइंड करना है? सेकंड में फाइंड करना हमको PA/B, PA/B, ठीक है। अब PA/B का फॉर्मूला तो सभी को पता है, ये लिखा हुआ है, सब चीज आपको पता है यहाँ, ठीक है। PA/B हमने निकाल के रखा, 4/11 रख दोगे तो आपके लिए, आपको काम दिया हूं मैं यहाँ, आपको हल करना है और आंसर यहाँ पे दिया है 4/5 आएगा, ठीक है। आपको हल करना है बेटा, देखो ध्यान से समझना, आपको ये हल करना है, आपको हल करना है, इतना सिंपल सा चीज, ठीक है। मैंने रख दिया, बस आपके लिए आंसर भी बता दिया है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या, B/A, इस बार क्या है, B/A निकालना है, तो बटे में क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। फिर अगेन आप वैल्यू पुट करोगे, सभी मान तो आपके पास है ना, है, तो आप क्या करोगे, बस वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने के बाद सीधे आंसर ले आओगे, आंसर आ जाएगा 4/6, जिसको आप और हल करोगे तो 2/3 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कर लोगे, नहीं बनेगा तो जरूर मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं तुम्हें इसको भी हल करके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इतनी छोटी चीजें तो आपसे बन जाएगी, बिल्कुल मुझे इतना भरोसा है आप पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हम प्रश्न क्रमांक 6 बस को थोड़ा हल करेंगे आज, ठीक है, और 7, 8, 9 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊँगा उसमें हल करेंगे, ठीक है। तो 6 को थोड़ा समझ लेते हैं। 6 से 9 तक हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, 6 से 9 तक हमको PE/F ज्ञात करना है, ध्यान रखना, PE/F हमको ज्ञात करना है, ठीक है। E की प्रायिकता जबकि F जो है घटित हो चुका है, ये हमको ज्ञात करना है, क्लियर है ना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन तो दिया है, शर्त दिया है, हम लोग देख लेते हैं वो चीजें। तो यहाँ 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रखा गया है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है E जो है, 2 घटना दी है E और F, E जो है क्या है, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रश्न 6 दिया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ध्यान रखना, एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है, और E एक ऐसी घटना है जहां तीसरी उछाल पर चित्त आता है, ठीक है। तीसरी उछाल पर क्या आता है, चित्त आता है। और F कैसी घटना है, पहली दोनों उछालों पर चित्त आता है, पहली दोनों उछालों पर चित्त आता है, ठीक है। चित्त मतलब हेड आता है, ठीक है, समझ आ रहा है। 3 बार एक सिक्के को 3 बार उछालना है, और 2 घटना है, ई पहला घटना है जहां आपको बोलता है कि तीसरी उछाल पर जो है चित्त आएगा, और F ऐसी घटना है जहां पहली दोनों उछालों पर चित्त आता है, ठीक है। और वही शर्त लगा करके आपको E/F ज्ञात करना है, इसकी प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो E और F क्या है, अगर वो आपने अच्छे से लिख लिया ना समझ के, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। अब देखो, क्योंकि सिक्का कितना है, एक ही है, लेकिन उसको 3 बार उछाला गया, तो मैं पहले भी समझा के रखा हूं कि अगर आपको एक सिक्के को 3 बार उछालते हो या 3 सिक्के को उछालते हो, तो जो प्रतिदर समष्टि है, कुल प्रतिदर समष्टि कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8 होगा, ठीक है। तो NS मैंने लिख दिया 8, ठीक है। उसका हो ना हो, जरूरत पड़े नहीं पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक सिक्के को अगर 3 बार उछाल रहे हो तो 2 की घात 3 होगा, मतलब 8 इसका क्या है, प्रतिदर समष्टि सैंपल स्पेस होगा, क्लियर है ना। चलो अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ई का मान क्या है, तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए, ठीक है, हेड आना चाहिए तीसरी उछाल पर। तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। हो सकता है पहले उछाल पे भी चित्त, दूसरे पे भी चित्त और तीसरे में भी चित्त है, तीसरे में आना जरूरी है, लेकिन पहले और दूसरे में भी तो आ सकता है ना, उसमें तो कोई मना ही नहीं किया ना। तो आप क्या लिख सकते हो, हेड हेड हेड, ठीक है, या दूसरा दिखते हैं, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी हेड, तीसरे में चित्त आना जरूरी है, याद रखना, या पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में भी हेड, तीसरे में देखो हर बार क्या आ रहा है, चित्त आ रहा है, या दोनों में टेल आ जाएगा, दोनों में पट आ जाएगा, लेकिन तीसरे में हेड आएगा। तो यही 4 संभावना है जो हो सकता है, जो मैंने लिखा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है ना बच्चा, आपका जो मेंटलिटी पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपको सोचने की शक्ति जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हो, क्लियर है ना। यहाँ याद वाद रखने का कोई इशू नहीं होता, आपको समझना है,
ठीक है, क्वेश्चन को देख के। तो तीसरी उछाल पर चित्त आना जरूरी था, तो हम लोगों ने ये 4 कंडीशन लिखा, इसके अलावा आप कितना भी खोज लो चौथा कंडीशन नहीं है, 5वां कंडीशन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो NE की जो संख्या हो गई कितनी हो गई, 4 हो गई, ये बात समझ आ गया। अब F घटना पे आते हैं। F घटना क्या दिया हुआ है, F घटना दिया हुआ है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए। पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए मतलब हेड 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 आएगा, क्योंकि 3 बार आप फेंक रहे हो, तो दोनों पे हेड, या तीसरे पे भी हेड आएगा तो चलेगा, ठीक है, या हेड हेड और टेल आएगा, चलेगा क्या ये भी, हाँ चलेगा भाई। लेकिन हेड टेल और हेड नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमको बोला पहली दो उछालों पर चित्त आना चाहिए, मतलब पहले 2 उछालों पर हेड आना चाहिए, मतलब ये नहीं चलेगा। तो इन दोनों के अलावा और कोई संभावना नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। इसलिए इसकी संख्या NF हो गई कितनी, 2 हो गई, एक ये और ये एक, तो ये हो जाएगा कितना, 2, ठीक है, समझ आ गया। तो इसकी संख्या हम लोगों ने देखी NF की कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसमें उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। आप देखोगे E की घटना को देखो, ये है E की घटना, और F की घटना को देखो, ये E की घटना है और ये F की घटना है। इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा निकल रहा है, ये वाला देखो, ये जो मैंने सर्कल किया, ठीक है, ये निकल रहा है क्या, और कुछ निकल रहा है उभयनिष्ठ, नहीं निकलेगा, आप चेक कर सकते हो, और कोई नहीं है। तो ये आपने उभयनिष्ठ निकाल लिया। E इंटरसेक्शन F क्या निकला, HHH निकला। और इसकी संख्या की बात करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बस आपका काम हो गया यहीं खत्म, ठीक है। आप डायरेक्ट अब मान रख दो, PE/F आपको ज्ञात करने बोला है ना, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF होता है, मान रख दो बेटा, बस मान रख दो। और ये किसके बराबर होता है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कई बच्चे, यहाँ तो P नहीं निकाले, हम तो संख्या बस निकालें। अरे तो फॉर्मूला भी तो ऐसा होता है ना बेटा, फॉर्मूला आप P लगा के लिखो या N लगा के लिखो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले 2 लेक्चर मैंने आपको इसीलिए दिया था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के आता है, ये फॉर्मूला भी सभी लोगों को जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा उनको तो याद होगा अच्छे से, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दो, NE इंटरसेक्शन F का मान कितना है, 1 है, और NE का मान जो है वो NF का मान है, सॉरी NF का मान कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 1/2 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको इधर और भी क्वेश्चन को डील करने, क्वेश्चन को हल करने हैं, ठीक है। यहाँ आपको 2 और 3 2 क्वेश्चन और बच गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए थे, 6 के अंदर में 3 प्रश्न दिए थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो आपकी हिंदी मीडियम में बुक छपा है ना, वहाँ थोड़ा अलग दिया हुआ है, अधिकतम 1 चित्त दिया है, न्यूनतम 2 पट दिया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं दिया है। आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया है, इंग्लिश मीडियम के बुक में थोड़ा मिसमैच हो गया, थोड़ा समझना। वहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, 8 मोस्ट 2 हेड्स लिखा है, और इस क्वेश्चन में जो थर्ड में बात करें 8 लीस्ट 1 टेल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ना आपका क्वेश्चन जो आंसर चेक करने जाओगे वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, इसको आप प्रैक्टिस बस करके रख लिए रहो। इसलिए दोनों क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा मिसमैच है यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बुक में, ठीक है। और आंसर इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिया है, तो आप हिंदी से बनाने जाओगे तो आपका आंसर बेशक सही रहेगा, लेकिन आपके बुक से वो मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप ये 2 क्वेश्चन जो है वो स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यदि आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया ना, तो इसी तरह से आप दोनों क्वेश्चन को बना भी सकते हो, चाहे जो भी आंसर है, ठीक है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को ट्राई भी कर सकते हो, ठीक। तो आज का यह वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होगी या कोई भी डाउट हो रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करना बेटा, ठीक है। हमारा एकमात्र मोटो ये है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल को छत्तीसगढ़ के सारे बच्चों तक कम से कम फैलाएं, जहाँ आपको एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये काम सभी बच्चे करेंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन बच्चों को दोनों चैनल के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्लास 9, 10, 11, 12 इन सब के 9, 10, 11, 12 इन सब के क्लासेज जो मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है 11 और 12 के लिए होने वाला है। 12 के तो काफ़ी लेक्चर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपलोड हो चुके हैं, मैथ्स में भी ये 3rd लेक्चर है, ठीक है। 11 के अभी एक भी लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं, और जो होने वाले हैं, ठीक है।
ये अपलोड होने वाला है, ये प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अभी बहुत स्टूडेंट जो है डाउट में है कि हम लोग 10th के बाद बायो लें, मैथ्स लें कि कॉमर्स में जाएं, है ना, इसलिए अभी उसके वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं 12 के अधिकतर लेक्चर जो है अभी देते जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद 11 की लेक्चर मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहें। सभी क्लास 9, 10, 11, 12 वाले जो CG बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी, और CBSE हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी, और जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके लिए भी हमने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग 13.1 के और जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसको डील करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, ठीक है।